नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है व्हाई डिड नीतीश कुमार लीव बिहार सीएम पोस्ट, हु विल बी द नेक्स्ट सीएम या नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने अभी बिहार में क्या कर दिया है, अपनी जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है वो छोड़ दी है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया भाई? वो जो इंसान 2 दशकों से बैठा है उस कुर्सी पे, लगभग 2 दशक हो गए हैं उनको मुख्यमंत्री रहते हुए, और उन्होंने एकदम से ये सीट क्यों छोड़ दी? इसका क्या कारण हो सकता है? और अगर इन्होंने सीट छोड़ी है तो अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? तो हम इसी बात पे चर्चा करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो रहेगा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन बिहार, जो इन्होंने मुख्यमंत्री पद का छोड़ा है। तो इससे अब मतलब आगे जो राजनीति है वो किस तरीके से बदलेगी बिहार में, इसका जो इनका जो वो पद छोड़ना का पीछे का कारण क्या हो सकता है, और आगे अगर इन्होंने पद छोड़ा है तो आगे क्या मतलब कौन बन सकता है चीफ मिनिस्टर, उस पे बात करेंगे। और गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, जो ये बार-बार यहाँ पे बिहार में सत्ता परिवर्तन होता रहता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है जो शासन व्यवस्था को चलाए बचाए रखने में या चलाते रहने में सही से, सुचारू रूप से, और इससे राजनीतिक क्या मतलब दिक्कतें आती हैं या क्यों ये सब किया जाता है। तो वो देखते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति ऐसी है कि पता नहीं चलता ये भाई साहब कब किधर पलटी मार जाए। इसीलिए इनको कभी-कभी लोग क्या बोलते हैं, पलटू राम बोलते हैं, पलटू चाचा बोलते हैं। ये जब इधर से उधर हो जाते हैं, कभी आरजेडी में पहुँचे जाते हैं तो कभी बीजेपी में, पता नहीं है इनका। लेकिन ये फिर भी क्या है, लगभग 2 दशक से 2 दशकों से ये चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। और फिर भाई जब इतना इनको सत्ता चाहिए तो फिर एकदम से इन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दे दिया? क्यों इन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी? तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। तो आइए चलिए जानते हैं, इसमें एनालिसिस करेंगे सही से। पहले तो इनके बारे में ही जान लेते हैं, ये कैसे इस राजनीति में आए हैं। तो नीतीश कुमार जो पॉलिटिकल जर्नी है, वो क्या है, ये मतलब एक तरीके से एक जो लॉन्ग सर्विंग पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी कैटेगरी में ये आते हैं। और इनकी जो पार्टी का नाम है, वो है जनता दल यूनाइटेड। और ये लगभग कई बार मतलब लगभग 8 से 10 बार क्या हो चुके हैं ये? प्रधानमंत्री 10 बार बन चुके हैं ये लगभग। चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं 2005 से। ठीक है, और ये 10 बार क्यों इन्होंने शपथ ली है? क्योंकि कभी ये दूसरी पार्टी में चले, कभी आरजेडी में, कभी बीजेपी में, कभी कुछ दिन के लिए, ऐसे करके इनका लगभग यानी कि 10 बार ये चीफ मिनिस्टर की पद ले चुके हैं, शपथ ले चुके हैं लगभग कितने सालों में? 20 साल के अंदर, 20-21 साल में। ठीक है, तो मतलब इनका जो पार्टी है वो जनता दल यूनाइटेड है, और चीफ मिनिस्टर के लिए ये लगभग 10 बार शपथ ले चुके हैं। 2005 से नॉन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स एंड लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म्स। तो इन्होंने काम भी बहुत सारा किया है, मतलब सड़कें, रोड, अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस वगैरह बनवाए हैं। पहले जो लालू यादव जी की सरकार थी, उसके कंपैरिज़न में काफ़ी अच्छा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बिल्डिंगें वगैरह, जो रोड, सड़कें वगैरह बनवाई हैं। और जो महिलाएँ हैं उनका एम्पावरमेंट प्रोग्राम चलाया है, ताकि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके, अपने इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, स्वरोजगार वो करा कर सके प्राप्त। और बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म्स भी किए हैं, मतलब जो वहाँ की शासन व्यवस्था है काफ़ी अच्छी हुई है पहले के कंपैरिज़न में। लेकिन पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी हैज़ शेप्ड हिज टेन्योर। लेकिन इनके शासनकाल में जो राजनीतिक उथल-पुथल है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये कभी किसी को मुख्यमंत्री बनने ही नहीं देना चाहते हैं। ऐसा लगता है इनको देख के। और भाई फिर ऐसा इंसान जिसको कहीं न कैसे भी इधर से तोड़ के उधर से मरोड़ के जिसको हमेशा मुख्यमंत्री बनना है, वो एकदम से क्या हो गया कि भाई पद छोड़ दिया अपना। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। तो देखते हैं यहाँ पे, अभी अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी इनके रेजिग्नेशन के पहले। पहले पॉलि जो मतलब इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है उसके पहले क्या सिचुएशन थी कि डोमिनेटेड बाय कोalition गवर्नमेंट्स। इनकी सिंपल बात है, जो बनती है सरकारें बिहार में वो ज़्यादातर मतलब गठबंधन की ही सरकार, कोalition मतलब गठबंधन। तो जो गठबंधन की सरकार बनती है, मतलब एक पार्टी कभी अकेले बन ही नहीं सकती सरकार वहाँ पे। एक पार्टी दूसरे के साथ आना ही पड़ता है, क्योंकि रीजनल पार्टी है जैसे जेडीयू, आरजेडी, और वो जो सैनी जी की है। तो ऐसी छोटी-मोटी बहुत सारी पार्टी है जो क्या है अपना वहाँ पे इन्फ्लुएंस रखते हैं कई-कई इलाकों में। तो इसलिए कोई एक पार्टी मेजॉरिटी ला ही नहीं पाती है। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है वो हमेशा समर्थन की सरकार बनती है। तो नीतीश कुमार जो है वो बहुत बार मतलब यानी कि एक पार्टी से दूसरे में चले गए, कभी एनडीए में चले जाते हैं, एनडीए मतलब बीजेपी वाली में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये सॉरी इसमें महागठबंधन में चले जाते हैं, जो इंडिया गठबंधन है, मतलब कांग्रेस का है। तो कहीं पे भी ये तुरंत इधर से उधर मूव करते रहते हैं। दिस लेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स एंड कोalition प्रेशर।
और इनकी वजह से, क्योंकि इन्हें मुख्यमंत्री बनना होता है बार बार, तो ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ मूव करते रहते हैं, एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन मूव करते रहते हैं। इससे होता क्या है, जो राजनीतिक अस्थिरता आती है कि भाई देखो, जब कोई एक सरकार 5 साल के लिए अगर बनी है, तो उस टाइम तक अगर वो सही से पूरा 5 साल अगर सही से रह पाती है, तो वो जो पॉलिसी बनाती है, नीति बनाती है, वो एक तरह से बनाते हैं। मान लो वो अगर गए, वो आरजेडी और जो महागठबंधन कांग्रेस का है, उसमें अगर मिलके बनाए, तो उसमें क्या होगा, इन लोगों की जो सोच होगी उसके हिसाब से बनेंगे। अब भाई 2 महीने हुए नहीं बना के, वो एनडीए में घुस गए, तो क्या होगा फिर, वो तुरंत उनकी नीतियां हैं बदल देंगे, तो ना तो ये लागू हो पाएंगे इनकी, ना इनकी, किसी की भी लागू नहीं हो पाएंगी, और ऐसे ही क्या हो जाता है, पूरा चलता रहता है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जब तक सरकार किसी भी जगह पे स्टेबल नहीं होगी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम जितने के लिए वो बनाई जाती है, अगर उतने टाइम तक वो काम कर नहीं पाएगी, तो क्या होगा, वो अपनी नीति ही नहीं लगा पाएगी वहाँ पे सही से। पॉलिसी डिसएग्रीमेंट, पॉलिसी डिसएग्रीमेंट सिंपल वही है, क्या यहाँ पे एक पार्टी की अलग पॉलिसी होगी, जब दूसरे के साथ सत्ता में थे, और दूसरे के साथ मिलेंगे तो फिर अलग पॉलिसी हो जाएगी। कोalition प्रेशर आता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, सिंपल, फिर समर्थन कहीं इधर से समर्थन लो, कहीं उसकी सीट तोड़ो, कहीं उसकी घटाओ जोड़ो, यही चलता रहता है फिर। दिस टेंशंस क्रिएटेड अनसर्टेनिटी इन गवर्नेंस, और इसलिए ये सब करते करते जो सरकार जिस तरीके से चलाना चाहिए शासन व्यवस्था, वो सही से चल नहीं पाती है। इमीडिएट रीजंस बिहाइंड रेजिग्नेशन, अब यहाँ पे जो एकदम से इन्होंने अचानक से किसी को पता भी नहीं लगने दिया, कि इनके यहाँ तक कि इनके विधायकों को नहीं पता था कि भाई ये क्या करने वाले हैं। बस नामांकन के लिए बुलाए, नाम क्या था पता ही नहीं चला इनको किसी को, और एकदम से क्या हुआ यहाँ पे, इन्होंने भाई अपना रेजिग्नेशन दे दिया एकदम से। क्या हुआ है ना, इनके विधायकों तक को पता नहीं चला। तो इम्पोर्टेंट पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं इनके, तो इंटरनल डिसएग्रीमेंट विद इन द कोalition, एक तो ये हो सकता है कि भाई आपसी क्या हो सकते हैं, इनके मतभेद हो सकते हैं इनके खुद के कोalition में, ठीक है। और क्या हो सकता है, लॉस ऑफ लेजिस्लेटिव सपोर्ट, इनके खुद के विधायक जो है वो मे भी इनका क्या हो गया, वो साथ छोड़ दिए हो, बोले हो भाई तुम मत बनो, या फिर कोई और बनना चाहता हो। स्ट्रेटजिक पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, और क्या हो सकता है कि शायद मतलब जो पॉलिटिकल, क्योंकि भाई बीजेपी है यहाँ पे, बीजेपी भी अच्छी खासी सीट पाई है 70 के आसपास, और ये भी अच्छी पाई है 70+। तो दोनों ही जब अच्छी सीट में है, दोनों अच्छी पोजीशन में है, तो दोनों ही सोच रहे होंगे क्या है, बीजेपी जो उसको सालों लग गए अभी तक, कभी वो अपना चीफ मिनिस्टर नहीं बना पाई 28-30 साल से, तो अब वो भी चाह रही होगी भाई ऐसा मौका उसके पास क्या होगा, कभी नहीं आएगा बीजेपी के पास। तो सोच रही है कि इनको कैसे भी करके बिहार से हटाओ, और क्या करो, अपने इन चौधरी जी को क्या करो, बना दो कहीं कैसे भी करके, या कोई और उनके हो, मतलब जो उनके हिसाब का हो। क्योंकि ऐसा मौका, इतनी सीटें कभी आएगी नहीं, क्योंकि बीजेपी जो है ना, वो क्या है वहाँ पे, सवर्णों पे रहती है, मतलब एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है, और उनकी पॉपुलेशन क्या है, कम है। तो लेकिन इस बार क्या है, अच्छी खासी पा गई है, तो मतलब जो है मेनली वो बिहार का क्या है सीन, कि वहाँ पे जातिगत वोट ज्यादा पड़ते हैं, जाति के आधार पे। जैसे कुछ आरजेडी का एक अलग पोर्शन है, जेडीयू का अलग पोर्शन है, बीजेपी का अलग है, तो इनका सबका क्या, वहाँ पे जातिगत वोट पड़ते हैं, तो कोई भी मतलब बिना अपनी कास्ट को देखे या अपने ग्रुप को देखे देते ही नहीं है वहाँ वोट। बड़ा खराब मतलब राजनीति है वहाँ की। तो ऐसी सिचुएशन में बीजेपी के लिए बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ तो क्या है, जो जनरल वोटर्स हैं वो बहुत कम है, 4-5 ही % है। तो ऐसे में वो चाहते हैं क्या हो, कि हमको ऐसा मिल जाए कि सवर्ण वोटर्स कम है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, तो बना लो और अपनी लीडरशिप क्या कर लो, चमका लो, शायद हमारे नेता फिर बाद में अच्छा लग जाए इस टाइम के बाद। तो कैसे भी इनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा इनको, नीतीश कुमार जी को। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल को चेंज करने वाले होंगे, प्रेशर फ्रॉम पार्टी लीडरशिप, और मे भी हो सकता है कि इनके जो पार्टी के लीडरशिप है, जो या समर्थन का लीडरशिप है, जो जिसके साथ इन्होंने मिलकर बनाई एनडीए के साथ, उनका प्रेशर हो कि भाई हटो। वही हो सकता है ना कि भाई हटाना चाह रहे हो कैसे भी करके, अपना राजनीति दूसरी साइड पे, मतलब ये लोग फोकस करना चाह रहे होंगे। रेजिग्नेशन कैन आल्सो भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी टू रीसेप अलायंस, या फिर इनका कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है, ताकि जो अपना अलायंस है इनका, जो संगठन है, उसको कुछ अलग तरीके से, क्योंकि सोच रहे होंगे नए नेता यहाँ पे आए और इनको क्या कर दो, केंद्र वगैरह राज्यसभा वगैरह में क्या कर दो, वहाँ पे लाके खड़ा कर दो, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान के साथ किया गया एमपी में। अब यहाँ पे समझते हैं कि कोalition पॉलिटिक्स कैसे चलती है बिहार में, कैसे करते हैं ये कोalition, किसके साथ समर्थन कैसे करते हैं ये। बिहार पॉलिटिक्स रिवॉल्व्स अराउंड 3 मेजर फोर्सेस, 3 मुख्य है यहाँ पे, जो मतलब मेन पार्टी है। एक तो जेडीयू है, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है। आरजेडी है, जो कि लालू प्रसाद यादव के कैंप से चलती है। अभी हाल फिलहाल में क्या है, वो तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। और जो बीजेपी है, बीजेपी तो सबको पता है क्या है, नेशनल पार्टी है। ये मतलब 3 मुख्य है, उसके बाद कांग्रेस भी है, मान सकते हैं। बट जो मेन पावर है वो इन्हीं तीनों के
इर्द गिर्द क्या करता है, घूमता है। फ्रीक्वेंट शिफ्ट्स एंड अलायंसेस क्रिएट पावर कॉन्फ़िगरेशन इन द स्टेट, और यही शिफ्ट करते रहते हैं, और मेनली शिफ्ट कौन करते हैं, ये नीतीश जी। नीतीश जी क्या करते हैं, कभी ये घुस जाते हैं आरजेडी में तो कभी बीजेपी में। कांग्रेस तो खैर, जो आरजेडी क्या, वो लगभग ये दोनों लोग साथ में ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो यही में क्या है, ये मेजर शिफ्ट है, इस वजह से पॉलिटिकल रिकॉन्फ़िगरेशन होता रहता है। और अब की बार मौका अच्छा है बीजेपी के पास, तो क्या सोच रही है भाई, कैसे भी करके अपना सीएम बना लो बिहार में, जो अभी तक सूखा पड़ा रहा बहुत दिनों तक, शायद ये सही कर लें। तो यहाँ पे अब वही सिंपल है, क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस आफ्टर सीएम रेजिग्नेशन। अब जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तब क्या होगा, इनका पूरा संवैधानिक प्रक्रिया एक चलेगी, क्या जिस तरीके से उसका जो कोई भी चीफ मिनिस्टर होता है उसका रेजिग्नेशन होता है, तो क्या है फिर अब क्या होगा इसमें, इसमें सिंपल होगा, रेजिग्नेशन विल बी सबमिटेड टू द गवर्नर। जो रेजिग्नेशन होगा वो गवर्नर को सबमिट सबमिट किया जाएगा, मतलब जो यहाँ के राज्यपाल होंगे वो। तो अभी जो बिहार के गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद नकवी साहब हैं ये, तो इनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे सबमिट किया जाएगा। द गवर्नर इनवाइट द पार्टी कोalition विद मेजोरिटी, तो फिर क्या करेगा, करेंगे जो राज्यपाल होंगे, जब ये इस्तीफा अपना दे देंगे सीएम पद से, तो जो गवर्नर होंगे, राज्यपाल जी होंगे, वो फिर पार्टियों को आमंत्रण करेंगे, जो मतलब संगठन की पार्टियों को, कि जिसकी मेजोरिटी हो वो बताया कि, और फिर क्या किया जाए उनके हिसाब से, जो जिसको वो चीफ मिनिस्टर बनाना चाहे उसको बना सकते हैं। मतलब जैसे फिर यहाँ पे मे बी क्या हो सकता है, पॉलिटिकल रियलाइनेशन हो सकता है, मे बी जेडीयू क्या हो जाए, आरजेडी के साथ चला जाए, और अगर उनका मेजर बन जाएगा, दो चार छह पार्टी मिला के मेजोरिटी बन जाएगी, ज्यादा सीटें हो जाएंगी, तो वो बना सकते हैं, या फिर जो भी होगा, मतलब अभी रेजिग्नेशन के बाद क्या होता है, यही प्रक्रिया होती है कि फिर से कोalition इधर से उधर जोड़ा घटाना करा जाता है, फिर उसके हिसाब से क्या होता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, तो जो गवर्नर को बताते हैं कि हमारे पास मेजोरिटी है। न्यू लीडर प्रूव्स मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, वही जो यहाँ पे सभा होती है, विधानसभा, उसमें क्या होता है यहाँ पे, फिर अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है, जो नया लीडर होता है। न्यू चीफ मिनिस्टर टेक्स हो, तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो नया मुख्यमंत्री होते हैं वो शपथ लेते हैं। दिस इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, और इस तरीके से फिर क्या होता है, जो लोकतांत्रिक सत्ता होती है वो चलती है। पॉसिबल सक्सेसर, अब यहाँ पे कौन से लोग हो सकते हैं जो आगे चल के सरकार बना सकते हैं, इन्होंने अगर अपना इस्तीफा दिया है तो इसके बाद कौन सरकार बनाने की कोशिश कर, कौन कौन बना सकता है, तो यहाँ पे है, मे बी यानी कि जो कैंडिडेट हो सकता है वो जेडीयू से हो, नीतीश कुमार जी की पार्टी से कोई और कैंडिडेट हो सकता है, या बीजेपी, क्योंकि बीजेपी तो यही चाह रही है कि भाई हमारी पार्टी का कोई बन जाए, तो वही तो इतना नाप तोल कर रही है भाई, क्योंकि ऐसा सिचुएशन तो कभी आई नहीं बीजेपी के पास, इतना कभी सीटें मिली नहीं बीजेपी को, इस बार मिली है तो पूरा दमखम लगा रहे हैं, अमित शाह जी का वहीं पे लटे पड़े हैं, लेटे पड़े हुए हैं बिहार में, कैसे भी बन जाए बन जाए बन जाए। इन लोगों का क्या रहता है, यही रहता है कि इधर से तोड़ दो उधर से घटा लो, बस सरकार बन जाए कैसे भी करके। चाहे कहीं भी हो भाई, इतना नहीं करा जाता, अगर सरकार आपकी केंद्र में है, आराम से क्या हो वहां पे बैठ के चलाओ, पता नहीं क्या होता है, लोग सत्ता का इतना लोभ होता है, मुझे नहीं पता, बट ठीक है, अब नेतागिरी अलग है, अपना यहाँ पे देखते हैं। तो सिंपल बात है कि एक शासन को सुचारू रूप से चलना चाहिए, ये नहीं कि सत्ता के चक्कर में अपना पूरा लोगों का बर्बादी ना हो। आरजेडी से कोई आ सकता है यहाँ पे, तो इन तीनों पार्टी में से कोई भी, क्योंकि शायद में भी हो सकता है जेडीयू को अगर ना कोई चीज पसंद आए बीजेपी की, तो वो क्या हो, आरजेडी के साथ मिलके फिर से कोalition बनाए, और दो तीन पार्टी को जोड़ के मे भी अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सकती है। सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन लेजिस्लेटिव सपोर्ट, कोalition नेगोशिएशन है, पार्टी स्ट्रेटजी। जो भी मतलब होगा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो किसके बेस पे बनेगा, कितना सपोर्ट है विधायकों का जिसके पास, और जो जिसके साथ गठबंधन हो रहा है उनके बीच में शर्तें कुछ रखी जाएंगी, भाई तुम अगर मुख्यमंत्री बनने तो हमारा डिप्टी सीएम बनाओ, ये अगर तुम ये वाला मतलब एक तरीके से मंत्रालय संभाल रहे हो तो भाई हमको ये वाला दो, तो क्या रहती 50 नौटंकियां रहती है, तो वो सब जब तक नहीं हो जाएंगी तब तक क्या होगा, बात बनेगी नहीं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी, और पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है आगे चल के, वो सब भी चीजें क्या होंगी, ध्यान में रहेंगी। अब गवर्नर का रोल क्या रहेगा, गवर्नर सिंपल सा क्या करते हैं, गवर्नर का सिंपल एक संवैधानिक संवैधानिक रोल होता है कि वो एक्सेप्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, जैसे नीतीश कुमार जी ने रेजिग्नेशन दिया, तो ये अब क्या करेंगे गवर्नर, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उस रेजिग्नेशन को, फिर मेजोरिटी सपोर्ट को देखेंगे, जो भी यानी मेजोरिटी प्रूफ करेगा, नई सरकार को बोलेंगे कि अब क्या करो, अपनी सरकार बनाओ आके, भाई अगर मेजोरिटी कोई प्रूफ करता है जो भी, तो बोलेंगे अब भाई क्या करो, अपना लीडर बताओ, और फिर यहाँ पे जो भी लीडर बनना जाए उसको बताओ, और फिर उसके बाद क्या करो, शपथ लो। हाउएवर द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, लेकिन जो भी सरकार होगी उसको संविधान के हिसाब से ही क्या होगा, चलना होगा। ये चीज़ें क्या होती है, बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि सरकार को बिल्कुल जो भी मतलब
पूरा है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होगा फिर यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन बिहार गवर्नेंस। अब जो ये सब चल रहा है इससे क्या मतलब फ़र्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा जो बिहार का शासन चल रहा है उस पे, ये सब रेजिग्नेशन वगैरह से। लीडरशिप चेंज, क्योंकि भाई जब कोई लीडरशिप चेंज होती है तो क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं? पॉलिसी कंटिन्यूटी पे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी पे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सिंपल बात है, जो भी पॉलिसी बनाई थी अभी मिलके, जो कि नीतीश कुमार जी के अंदर मतलब इनके लीडरशिप में बनी होंगी। अब नया नेता बनेगा वो तो कहेगा कि नीतीश कुमार ने ये सही किया या गलत किया, 50 मतलब क्या करेंगे उस पर टिप्पणियां करेंगे और फिर उसके बाद वो कहेंगे अरे नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। तो जो नीति अभी 3 महीने 4 महीने जो भी जब से इनकी सरकार बनी है, तो जो नीतियां इन्होंने बनाई होंगी वो लागू करने वाले होंगे। अब इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया तो वो नीतियों पे अब क्या पड़ जाएगा एक तरीके से, पूरा मिट्टी पलेत हो जाएगी। अब वो क्या करेंगे, जो भी नया आएगा इंसान वो क्या करेगा, चीफ मिनिस्टर वो अपने हिसाब से बनाएगा। तो जो भी लागू करी जाती है नीतियां उन पे क्या पड़ता है, फर्क तो पड़ता ही है जब कोई सत्ता परिवर्तन होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला रहा था अभी भाई यहाँ पे, अब क्या होगा, अभी यहाँ पे जोड़ने घटाने में लग गए, कौन चलाएगा शासन, कोई मतलब नहीं है। प्रशासन क्या होगा, सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। डेवलपमेंट जो भी प्रोजेक्ट इनके अंडर में साइन हुए होंगे उन पे भी क्या हो जाएगा, मतलब स्लो हो जाएंगे या बहुत टाइम लगेगा। ये सारी चीजें हैं भाई, जब तक के लिए 5 साल के लिए इसीलिए टाइम दिया जाता है कि एटलीस्ट इंसान कोई अगर चीज लागू कर रहा है उसको तब तक क्या कर पाए, वहां पे खत्म कर पाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सत्ता का लालच है सबको। की सेक्टर्स अफेक्टेड में इंक्लूड, यहाँ पे मेन सेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो अफेक्टेड हो जाए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है। क्योंकि जो भी इन्होंने बिल पास किए होंगे रोड के या बिल्डिंग्स के या किसी कॉलेजेस के, उनको फंड मिलना क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अगर जो सत्ता जो मतलब यहाँ पे नया चीफ मिनिस्टर बनेगा मे भी क्या कर सकता है, वो उन पर रोक लगा सकता है, बोले भाई कोई काम नहीं, वो उसका दिमाग अलग चलेगा इंसान का। एजुकेशन प्रभावित होगी भाई, एजुकेशन जो पॉलिसी होगी वो चेंज कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भाई बहुत सारी ये नौकरियां लाए होंगे, लाने वाले होंगे अपने हिसाब से, किस क्षेत्र में लाने वाले थे, सारी चीजों में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। इम्पैक्ट ऑन नेशनल पॉलिटिक्स। अब जो राष्ट्रीय जो पूरे इंडिया की जो राजनीति है उस पर क्या असर पड़ेगा। बिहार पॉलिटिक्स जो है इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स बिकॉज इट हैज 40 लोकसभा सीट। बिहार पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है नेशनल पॉलिटिक्स में, क्योंकि इसके पास कितनी सीटें हैं बिहार में, कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। कोलिशन डायनेमिक्स इम्पैक्ट नेशनल अलायंसेस, क्योंकि अब इसमें क्या होगा, अब ये अगर मान लो जैसे, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री बनते हैं इंडिया में वो या तो कांग्रेस का बनता है या फिर किसका बनता है, बीजेपी का बनता है। अब इनके कोaliशन अलग हैं और इनके कोaliशन अगर है। अब बिहार में 40 सीट है, अब 40 सीट है, अब 40 सीट में अगर मान लो बिहार में अगर तेजस्वी यादव से मिल गए आरजेडी जेडीयू वाले, जो ये हैं तुम्हारे क्या बोलते हैं, मतलब जो तुम्हारे नीतीश कुमार हैं, तो इनको जो सीटें मिलेंगी वो किसके पास चली जाएंगी, तेजस्वी के पास लोकसभा में। और ये दोनों मिलके फिर क्या हो जाएगा, कांग्रेस को सपोर्ट कर देंगे। तो वही है कि भाई किसके साथ कहाँ पे कोalition बन रहा है, तो वो बहुत बड़ा मायना रखेगा किस पे भी, जो देश की राजनीति है, लोकसभा की राजनीति है, प्रधानमंत्री बनने की जो दौड़ है उसमें भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो अगर कोalition बदले तो वो यहाँ पे केवल बिहार में नहीं, हर जगह ही फिर वो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे ना, नेशनल लेवल पे भी जाके। तो पॉलिटिकल शिफ्ट में इन्फ्लुएंस अपकमिंग इलेक्शंस। तो जो पॉलिटिकल शिफ्ट होगा वो अपकमिंग इलेक्शंस जो होंगे लोकसभा वगैरह के और कोई भी, तो हर जगह ही क्या पड़ता है, सबका अपना अपना एक क्या है, अलग ब्लॉक है सपोर्ट का, तो वहां पे भी असर पड़ेगा। अब यहाँ पर रीजनल पार्टीज का क्या रोल है, तो यहाँ पे क्यों लोग मतलब एक पार्टी कभी मिलके नहीं बना पाती है सत्ता। तो यहाँ पे सिंपल है, बिहार में क्या है, बहुत सारी रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी है छोटी छोटी, और उनकी वजह से वो भी कुछ कुछ सीट लेके आ जाते हैं। तो बड़ी पार्टियां फिर क्या होती है, अपना अकेले सरकार बना नहीं पाती। जैसे रिप्रेजेंटिंग लोकल सोशल ग्रुप्स, सिंपल है, जैसे इनकी भी पार्टी जो सैनी मुकेश सैनी जी हैं, इनकी की भी क्या है, अपनी एक पार्टी अलग है केवट लोगों की। तो इससे क्या होता है, ये अपना एक अलग सोशल ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं, वहीं रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं तेजस्वी यादव अलग सोशल ग्रुप को करते हैं, और जैसे कि यादव लोगों को बीजेपी है सवर्ण लोगों को करती है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट। और जो तुम्हारा ये नीतीश कुमार की पार्टी है वो मतलब भूमियार वगैरह लोगों को करती है, कुर्मी लोगों को। तो वहाँ पे क्या है, जो रीजनल पार्टी है वो बेसिकली लोकल सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और उनका कुछ ना कुछ अपना सबका क्या है प्रभाव है हर एक सोशल ग्रुप पे। इससे जो कोaliशन स्टेबिलिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है।
कोई किसी के ये सभी पार्टियाँ कुछ ना कुछ लाएँगी अपनी सीटें अपने-अपने क्षेत्रों में और फिर वो क्या होती है वो अपनी-अपनी डिमांड रखती है अलग-अलग कोalition में वो इधर से उधर दौड़ती रहती हैं। कहीं दूसरी पार्टी के साथ तो कभी तीसरी पार्टी के साथ। नेगोशिएटिंग पॉलिटिकल पावर और इससे क्या होता है फिर वो भी कहती है हमको ये वाला मंत्रालय चाहिए, वो वाला मंत्रालय चाहिए और वहाँ पे क्या होता है फिर इधर-उधर अपना साठगांठ बैठाते हैं। दिस हाइलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल लीडरशिप इन इंडियन फेडरल पॉलिटिक्स। ये दिखाता है कि भाई रीजनल जो लीडरशिप है वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती है, कितना ज़्यादा मतलब उसका प्रभाव पड़ता है पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स पे। और पब्लिक क्या सोच रही है? पब्लिक का क्या रिएक्शन है जो नीतीश कुमार जी ने ये किया है अपना रिज़ाइन? ये कंसर्न है किसके लिए? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कि भाई ऐसा ही उतार-चढ़ाव चलता रहेगा बिहार में क्या? क्या नेता अपने फ़ायदे के लिए ऐसे ही मतलब सरकारें तोड़ते रहेंगे, बनाते रहेंगे? और लोगों के लिए कौन सोचेगा? 5 साल तक 4 बार इधर से उधर होंगे, 4 बार इधर से उधर गुणा भाग किया जाएगा सरकारों द्वारा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, सब कांग्रेस हो, सबकी ये गलती है। भई लोगों के लिए कौन सोचेगा? तुम अपनी सत्ता के लिए ही सोचते रहोगे क्या हमेशा? हुँ? लोगों के लिए सोचो, सरकार किसके लिए बनाई? जिससे वोट लेते हो तुम उनके बारे में सोचते नहीं हो, तुम बस ये सोचते हो हमारा चीफ मिनिस्टर बन जाए, हमारा चीफ मिनिस्टर बन जाए। लोगों के लिए कौन सोचेगा? पब्लिक रिएक्शन क्या है वहाँ पे? पब्लिक कह रही भई सत्ता कैसे यहाँ पे रहेगी स्टेबल? डेवलपमेंट पॉलिसीज़ जो भी मतलब अभी डेवलपमेंट पॉलिसी इन्होंने बनाई होगी नीतीश जी ने, वो क्या हो जाएगी? वो कोई दूसरा वहाँ पे मतलब अभी बन जाएगा, वो अपने हिसाब से चलाएगा, तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। एम्पावरमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी भाई वो बोलेंगे उनने सरकारी नौकरियाँ निकाली थी, अब हम इसको हटा रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं। तो क्या होगा? लोगों का मतलब भरोसा ही तोड़ देती है सारी पार्टियाँ, ये सोचती है क्या मतलब सत्ता क्या होती है? पब्लिक ओपिनियन में कोई देश के बारे में या राज्य के बारे में नहीं सोचता है यहाँ पे। पब्लिक ओपिनियंस में इन्फ्लुएंस फ्यूचर इलेक्टोरल आउटकम्स और पब्लिक का जो ओपिनियन है वो क्या हो सकता है आगे आने वाले जो भविष्य में क्या कर सकता है फिर आउटकम्स पे फ़र्क डाले। क्योंकि वही सीधी बात है लोग फिर क्या करेंगे अपना समझ के वोटिंग करेंगे। वो भी कहेंगे भाई कहाँ वोट कर रहे हैं। अब जब सब पार्टियाँ एक ही जैसी होगी तो भाई कहीं न कहीं क्या होगा उनको करना ही पड़ेगा। पॉलिटिकल सिनेरियोस अहेड आगे मतलब राजनीतिक क्या सिनेरियो हो सकते हैं। पॉसिबल सिनेरियो दिख रहे हैं इनके रेजिग्नेशन के बाद। न्यू सीएम आ सकता है सेम कोalition से। अब इन्हीं दोनों ने कोई साठ-गांठ करी हो इन्हीं दोनों पार्टियों ने कि भाई नया बनाओ तुम आ जाओ राज्यसभा में। तुमको हम कोई और पद दे देंगे नीतीश जी अब आपकी उम्र हो चुकी है। अब आप में उतना ज़्यादा मतलब एक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है। या फिर अभी नीतीश कुमार जी के क्या है बच्चे लड़के हैं जो ठीक है, तो उनको मतलब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इनको क्योंकि उनकी भी तो सॉफ्ट पीआर चलती रहती है ना, तो उनको भी मतलब सोच रहे होंगे कि निशांत जी को क्या है, निशांत जी को कहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर अचीव को भाई कैसे भी करके क्या कर रहे होंगे ये? अपने लड़के को लॉन्च करना चाहते होंगे। कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही बाहर, तो मेबी क्या हो सकता है इनका सीएम सेम से आए। ये तो सोच रहे होंगे कि हमारी तो उम्र हो गई भैया, अब हम क्या होंगे? रिटायर ही होंगे कुछ समय बाद। हमारा लड़का अब क्या करेगा आगे चल के? वो राजनीति करे आके। अपनी विरासत को क्या करना चाह रहे होंगे ट्रांसफ़र तो अगर वो यहाँ पे अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन जाएँगे, तो भी क्या होगा आगे चल के वो अपना बनाएँगे कहीं न कहीं सरकार जो भी होगा। तो ये क्या है इनका भी कहीं न कहीं दिमाग चल रहा होगा, नीतीश कुमार ऐसा भी हो सकता है। सेम कोalition गवर्नमेंट से मतलब अगर बीजेपी और नीतीश कुमार ही मिलके कहीं न कहीं क्या कर सकते हैं अपना सीएम बना सकते हैं। तो अगर ये चीफ मिनिस्टर बन गए चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी तो क्या होगा? निशांत कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मेबी इनके ही दोनों के गठबंधन से आ जाए या फिर न्यू अलायंस गवर्नमेंट बन सकती है, लेकिन ऐसा तो मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि अमित जी तो कहाँ बैठे हैं अमित शाह जी? बिहार में ही पहले ही से पैर पसारे बैठे हैं कि भाई सरकार तो हमारे ही इसी संगठन से बनेगी। अर्ली इलेक्शन इफ मेजॉरिटी इज़ अनक्लियर मेबी क्या हो सकता है अर्ली इलेक्शन हो सकता है अगर मेजॉरिटी नहीं समझ में आएगी। अगर यहाँ पे संगठन की सरकार नहीं बना पाया कोई, तो फिर क्या होगा? हालिया इलेक्शन भी करवाए जाएँगे। ईच सिनेरियो विल रिशेप बिहार्स पॉलिटिकल फ्यूचर और हर एक सिनेरियो से क्या होगा फिर बिहार का भविष्य तय होगा भाई, कहाँ कौन जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, फिर बिहार का भविष्य तय होगा। की लेसन्स फॉर गवर्नेंस अब यहाँ पे शासन चलाने के लिए मेन सबक लेने वाली चीज़ें क्या है? सबसे बड़ा सबक ये लेना चाहिए कि ऐसी सरकार बनाओ जो स्टेबल हो। कोalition जो भी संगठन बना रहे हो, जो भी समर्थन की सरकार बन रही है, एटलीस्ट यार 5 साल तो उसको चलाओ सरकार को। क्यों लोगों को बर्बाद करने पे तुले हो? हाँ? जब अपना फ़ायदे के लिए तुम तुरंत सरकारें तोड़ देते हो, तुरंत जोड़ देते हो, इधर से उधर चले गए, भाई हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, हमारा फलाना मंत्रालय, ढिकाना मंत्रालय। लोगों के बारे में जिसने वोट दिया उसके बारे में कौन सोचेगा? जिससे तुम टैक्स ले रहे हो उसका बारे में कौन सोचेगा? नीड फॉर पब्लिक कंटिन्यूटी भाई पॉलिसी कंटिन्यूटी अब कोई भी पॉलिसी आता है, बनाता है, 2 साल 2 महीने बाद वो गायब हो जाता है, दूसरा चीफ मिनिस्टर बन जाता है, तो क्या पॉलिसी होंगी? कंटिन्यू हो पाएँगी? कभी नहीं हो पाएँगी। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस
जो संवैधानिक इंस्टीट्यूट्स है उनको भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे समझना चाहिए कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे आके उनको संज्ञान लेना चाहिए उसकी। पॉलिटिकल ट्रांजिशंस मस्ट प्रायोरिटाइज पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। जो भी मतलब पॉलिटिकल ट्रांजिशन होते हैं वो इस तरीके से होना चाहिए, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि लोगों के लिए अच्छा काम हो, विकास हो समाज का। ये नहीं कि हम अपने फायदे के लिए कुछ भी करते हैं। कंक्लूजन यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल के आता है, नीतीश कुमार रेजिग्नेशन मार्क्स एन इम्पोर्टेंट मोमेंट इन बिहार पॉलिटिक्स। तो नीतीश कुमार का रेजिग्नेशन है वो बहुत ही बड़ा क्षण है यहाँ पे। फ्यूचर लीडरशिप विल डिपेंड ऑन कोalition नेगोशिएशन, लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। जो अगला चीफ मिनिस्टर बनेगा वो डिपेंड करेगा कि इनके बीच में गांठ गांठ कैसी बैठी, कितने मंत्रालय किसमें बटे, किसमें भाई लोगों के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, बस अपना सोचेंगे ये मंत्रालय हमको मिल जाए, ठिकाना मंत्रालय हमको मिल जाए, ये वाला ज्यादा प्रॉफिटेबल है। यही सब में करते करते फ्यूचर लीडरशिप डिपेंड होगी। ये नहीं देखेंगे भाई कि चलो ठीक है लोगों के लिए अच्छा काम हो जाए, ये कोई नहीं देख रहा। लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, किस कौन अपनी मेजोरिटी साबित कर पाता है वो भी चीज है। जो मेजोरिटी साबित करेगा अब इसके बाद, रेजिग्नेशन के बाद इनके, तो वही बनेगा। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या, राजनीतिक रणनीति क्या है इनकी लोग, क्यों इन्होंने ऐसा किया है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अल्टीमेटली अंततः क्या है, द फोकस मस्ट रिमेन ऑन डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। लेकिन अंततः जो फोकस रहना चाहिए इनका वो विकास पे रहना चाहिए बिहार के। बिहार की सत्ता शासन व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, बिहार में लोकतांत्रिक मजबूती हो, ये सब चीजें सोचना चाहिए। ना कि हम मजबूत हों, हमारा घर मजबूत हो, हमारा घर परिवार, हमारे लोग मजबूत हो, हमारा विरासत एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो। इससे ज्यादा अच्छा है कि लोगों को लिए क्या अच्छा है, जनता के लिए क्या अच्छा है जिसने तुम्हें बनाया है, उस पर ध्यान दो। बिहार को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो टिक के उनके लिए एटलीस्ट 5 साल काम कर सके। तो यही था आज का लेक्चर, और इसी इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, जो कि हमारी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है, और हमारी इंफॉर्मेशन हमारी खुद की नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।